सोचिए, क्या एक भूत का बदला एक पूरे के पूरे राज्य को खत्म कर सकता है? आज हम बात करने वाले हैं शेक्सपियर के सबसे मशहूर, सबसे उलझे हुए नाटक हैमलेट की। और यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ किसी बदले की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो कहानी हमें ले चलती है डेनमार्क के एल्सिनोर महल में। ऊपर से तो सब ठीक ठाक लगता है, लेकिन माहौल में ना एक अजीब सी उदासी है, एक टेंशन है। कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। और ये एक लाइन हमें सीधे सीधे बता देती है कि इस चमक दमक के पीछे कुछ बहुत ही भयानक, कुछ बहुत ही गलत चल रहा है। अब मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। सबसे पहले हैं हमारे हीरो, या कहें एंटी हीरो, राजकुमार हैमलेट। अपने पिता की मौत से पूरी तरह टूटे हुए, लेकिन उनका गम गुस्से में तब बदल जाता है जब उनकी ही माँ रानी गर्टरूड उनके चाचा क्लॉडियस से शादी कर लेती हैं। और जानते हैं कब? पिता की मौत के सिर्फ 2 महीने बाद। बस यही एक बात, यही उलझा हुआ रिश्ता पूरी कहानी में आग लगा देता है। तो हैमलेट अभी अपने परिवार के इस धोखे से संभल भी नहीं पाया होता कि एक ऐसी चीज होती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। महल की दीवारों पर एक भूत दिखने लगता है, और बस यही वो पल है जो हैमलेट की जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पर मोड़ देता है जहां से लौटना फिर नामुमकिन था। और ये कोई आम भूत नहीं है, ये हैमलेट के मरे हुए पिता राजा हैमलेट की आत्मा है। और वो एक ऐसा सच सामने लाता है जो जमीन हिला दे। वो बताता है कि राजा की मौत कोई हादसा नहीं थी, उसे किसी सांप ने नहीं काटा था, बल्कि उसके अपने ही सगे भाई क्लॉडियस ने उसके कानों में जहर डालकर उसे मारा था। तो अब सोचिए, हैमलेट की हालत, उस पर एक पहाड़ जैसी जिम्मेदारी आ गई है। भूत का आदेश साफ है, मेरी मौत का बदला लो, क्लॉडियस को बेनकाब करो, लेकिन अपनी माँ को बख्श देना। यहीं से नाटक का असली संघर्ष शुरू होता है। एक अकेला दुखी राजकुमार एक ताकतवर शातिर राजा के खिलाफ। क्या वो ये कर पाएगा? अब हैमलेट बुरी तरह फंस गया है। वो सीधे सीधे जाकर राजा पर इल्जाम तो लगा नहीं सकता, कोई उसकी बात मानेगा नहीं। तो वो क्या करता है? वो एक बहुत ही खतरनाक खेल खेलने का फैसला करता है। एक ऐसी रणनीति बनाता है जिससे वो भूत की बात का सच भी पता लगा ले और नए राजा को भनक तक न लगे। और हैमलेट का प्लान जितना जीनियस है, उतना ही खतरनाक भी। वो फैसला करता है कि वो पागल होने का नाटक करेगा। सोचिए जरा, इस पागलपन के नकाब के पीछे वो आज़ादी से घूम सकता है, सबकी बातें सुन सकता है, राजा के करीब जा सकता है, और कोई उसे शक की नज़र से देखेगा भी नहीं। आखिर एक पागल राजकुमार से किसी को क्या ही खतरा होगा, है ना? और यहीं पर ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या हैमलेट सिर्फ पागल होने का नाटक कर रहा है, या फिर अपने पिता की मौत का गम और बदले का ये भारी बोझ उसे सच में पागलपन की तरफ धकेल रहा है? शेक्सपियर ने जानबूझकर इस सवाल का जवाब नहीं दिया, और शायद यही वजह है कि 400 साल बाद भी हम सब इसी गुत्थी में उलझे हुए हैं। तो सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलता है कि हैमलेट के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? इसका जरिया है सोलिलोक्वी, यानी कि स्वगत भाषण। ये नाटक के वो हिस्से हैं जब हैमलेट स्टेज पर बिल्कुल अकेला होता है और अपने दिल की, अपने दिमाग की हर बात सीधे हमसे, यानी ऑडियंस से करता है। ये एक तरह से उसके मन के अंदर झांकने वाली एक खिड़की है। अब हैमलेट की जासूसी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो एक कमाल की तरकीब निकालता है जिसे द माउस ट्रैप, यानी चूहेदानी कहा जाता है। वो कुछ एक्टर्स को बुलवाता है और उनसे ठीक वैसा ही एक नाटक करने को कहता है जिसमें एक राजा को उसके भाई द्वारा जहर देकर मार दिया जाता है। प्लान क्या है? प्लान है राजा क्लॉडियस का रिएक्शन देखना। जैसा कि हैमलेट कहता है, राजा के ज़मीर को पकड़ना। और बस यहीं से ये दिमागी खेल एक खूनी खेल में बदल जाता है। कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बाद तबाही को रोकना किसी के बस में नहीं रहता, और प्लान काम कर जाता है। नाटक में हत्या का सीन देखते ही क्लॉडियस घबराकर उठ खड़ा होता है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और हैमलेट को जो सबूत चाहिए था वो मिल जाता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, ठीक इसके बाद हैमलेट को राजा को मारने का एक बेहतरीन मौका मिलता है, पर राजा उस वक्त प्रार्थना कर रहा होता है और हैमलेट रुक जाता है। एक पल की ये हिचकिचाहट बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। इसके बाद हैमलेट एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। उसे लगता है कि पर्दे के पीछे राजा छिपा है और वो अपनी तलवार घोंप देता है। लेकिन वहां राजा नहीं बल्कि पोलोनियस होता है,
और ये एक गलती कहानी का वो पॉइंट बन जाती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। इस एक मौत के बाद बदले और खून खराबे का ऐसा तूफान उठता है जो पूरे दरबार को अपनी चपेट में ले लेता है। और फिर बस मौत का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले पोलोनियस, फिर उसकी बेटी ओफीलिया जो गम में डूबकर मर जाती है, फिर खुद रानी गर्ट्रूड जो गलती से जहरीली शराब पी लेती है। लियोटीज अपनी ही जहरीली तलवार का शिकार हो जाता है। क्लॉडियस को हैमलेट मारता है और आखिर में जहरीली तलवार के जख्म से खुद हैमलेट भी दम तोड़ देता है। एक के बाद एक सब खत्म। कुल मिलाकर 8 बड़ी मौतें। सोचिए 8। ये नंबर हमें सिर्फ एक बात बताता है कि बदले का रास्ता कितना भयानक होता है। वो सिर्फ गुनहगार को ही खत्म नहीं करता, बल्कि अपने साथ कई बेगुनाहों को भी ले डूबता है। और अंत में बचती है तो सिर्फ खामोशी और तबाही। तो ये तो थी कहानी, प्लॉट समझ में आ गया। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर 400 साल पुराने इस नाटक में ऐसा क्या है कि आज भी लोग इसे देखते हैं, इस पर बात करते हैं? वजह सीधी सी है, ये सिर्फ एक भूत और बदले की कहानी है ही नहीं। हैमलेट आज भी इतना जरूरी इसीलिए है क्योंकि ये वो सवाल उठाता है जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। बदला और इंसाफ में क्या फर्क है? सच क्या है और दिखावा क्या? जब चारों तरफ भ्रष्टाचार हो तो सही काम करने का मतलब क्या होता है? ये वो सवाल हैं जो किसी एक जमाने के नहीं हैं, ये हर दौर में हर इंसान के लिए मायने रखते हैं। और इन्हीं सब सवालों के बीच आती है लिटरेचर की शायद सबसे मशहूर लाइन, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। यानी जिएं या मर जाएं, यही सवाल है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हैमलेट के पूरे संघर्ष का निचोड़ है। ये उस इंसान की कश्मकश है जो जिंदगी के ना सहे जाने वाले दर्द और मौत के अनजाने डर के बीच में फंसा हुआ है। तो आखिर में ये नाटक हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां चारों तरफ धोखा और भ्रष्टाचार हो, वहां क्या करना सही है? क्या हमें आवाज उठानी चाहिए, लड़ना चाहिए, भले ही इसका नतीजा तबाही क्यों न हो, या फिर चुपचाप सब कुछ सहते रहना चाहिए? इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। और शायद इसीलिए हैमलेट की कहानी आज भी जिंदा है।